हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दिव्यांग द्विवेदी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक आंसर। तो आज हम आंसर चेक करेंगे और ये बताएंगे कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में आंसर किस तरीके से लिखा जाता है। एक्चुअली एक ज़रूरी सूचना आपके लिए थी। तो सूचना ये है कि चैनल का नाम चेंज कर दिया गया है। पहले इसका नाम हिस्ट्री एंड जीएस इश्यूज था, तो कई कारणों से इसका नाम अब जीएस बाय दिव्यांग द्विवेदी कर दिया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी गया होगा। जब आपको वीडियो का थंबनेल दिखा होगा उसके नीचे आपको नाम दिखा होगा और लोगो भी इसका चेंज कर दिया गया है। इसकी पोस्ट भी डाल दी गई है चैनल पर, चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में, तो आप उसको ज़रूर देख लेना। और टेलीग्राम चैनल जो हमारा बना हुआ है उसमें भी इसकी पोस्ट डाल दी गई है, उसमें भी नाम चेंजेस कर दिए गए हैं, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ये वाला जो वीडियो दिखा रहे हैं इसको पूरा देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम समझेंगे कि आंसर्स को किस तरीके से लिखना है। इस आंसर्स को चेक करेंगे, इसमें देखेंगे क्या क्या गलती हैं इस आंसर्स में, क्या फॉर्मेट रहना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसा रहना चाहिए और इसमें क्या क्या गलती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इसके जो 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट इंट्रो, दूसरा बॉडी कैसी होनी चाहिए और तीसरा कंक्लूजन। तो आंसर 3 पार्ट में लिखा जाता है, तो इसको हम समझेंगे कि किस तरीके से लिखना है, क्या क्या चीज़ें लिखी जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कॉपी हमारे पास आई है, इस कॉपी में आपको जो दिया गया सेक्शन, ये मेंस आंसर राइटिंग में है। यूपीएससी और पीसीएस या जो भी हैं उनके मेंस में लिखा जाता है इस तरीके का आंसर। मॉडर्न हिस्ट्री का ये आंसर है। अब सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि इस तरीके की कॉपी में आंसर नहीं लिखे जाते हैं। कॉपी एकदम प्लेन आती है और उस प्लेन कॉपी में दोनों तरफ ऐसी लाइनें खींची रहती हैं। उस पर आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी तरीके का पेज आपको मेंस के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। उसमें ऊपर यहाँ क्वेश्चन लिखा रहता है हर पेज में, और उसके पेज नंबर के हिसाब से, वर्ड्स के हिसाब से आपको पेज अलॉट किए जाते हैं, 1 या 2, और उसके बाद नया पेज आता है जिसमें नया क्वेश्चन लिखा होता है। तो उन्हीं क्वेश्चन के नीचे आपको लिखना होता है, हेडिंग नहीं डालनी होती ज़्यादा। सीधा आंसर लिखना स्टार्ट करना होता है अपना नीचे, ऐसा आंसर लिख के जो एरो लगाते हैं ना हम लोग, उसी तरीके से ऐसे आंसर लिखना होता है। तो आंसर में सबसे पहले इंट्रो लिखा जाता है, जो कि पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जाता है, जो कि आपका 2 या 3 लाइन का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 2 या 3 लाइन का आपका इंट्रो होता है इस तरीके से, और उसके बाद आपका यहाँ बॉडी पार्ट होता है, और सबसे एंड में जाके आपका यहाँ कंक्लूजन होता है इस तरीके से। कंक्लूजन तो आप देखेंगे इसमें क्या इन्होंने लिखा है और कैसा क्या लिखा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस आंसर्स को चेक करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित कीजिए। अब आंसर कोई भी है तो उसमें 2 चीज़ें आपको देखनी है, पहला टॉपिक क्या है, दूसरा सब टॉपिक क्या है। आंसर लिखते समय इन दोनों चीज़ों का ही याद रखना है, ध्यान रखना है कि एक टॉपिक क्या है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, और सब टॉपिक क्या है, वैचारिक आयाम। यानी हमको वैचारिक आयाम लिखने हैं, वो भी 1857 स्वतंत्रता संग्राम के। मेन क्या है, सब टॉपिक। वैचारिक आयाम का हम पूरे बॉडी पार्ट में याद रखेंगे कि हमको इनको ही लिखना है, और कंक्लूजन में भी वैचारिक आयाम शब्द को ही कंक्लूड करेंगे, यानी जो बाद में बताएंगे कि इस तरीके से जो दिया गया है उपरोक्त उत्तर में, उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर, उससे सिद्ध होता है कि इस तरीके के वैचारिक आयाम 1857 की संग्राम के लिए उत्तरदायी थे। तो इस तरीके के हैं। दूसरा है रेखांकित कीजिए। ये जो वर्ड्स आते हैं इन्हें कहते हैं पुछल्ले वर्ड, मतलब हिंदी भाषा में टेल वर्ड्स होते हैं ये। तो इन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। कई बार इसमें से रेखांकित आया, हिंदी मीडियम वाले ध्यान से, रेखांकित आया, और कई बार आलोचना आता है, समालोचना आता है। समालोचनात्मक मूल्यांकन करके लिखने आता है, केवल मूल्यांकन आता है, टिप्पणी आता है। इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, तो उन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना होगा और उसी हिसाब से आंसर चेंज हो जाता है। अब यहाँ रेखांकित है तो यहाँ नहीं आपको सीधा सीधा उसके बारे में लिखना है टिप्पणी करके, एक तरीके से टिप्पणी ही लिखनी है। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो यानी ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला टॉपिक क्या है, दूसरा सब टॉपिक क्या है, और तीसरा जो मेन वर्ड इसमें दिया गया है, जो पूछा गया है, जो करने को कहा गया है, वही करें। तो यहाँ टिप्पणी है तो हम इसके लिए आगे अब देखते हैं कि किस तरीके से लिखा गया है इन्होंने।
क्योंकि इस तरह की कॉपी में लिखा है, इससे समझ में आता है कि इन्होंने पहले शायद आंसर्स कम लिखे हैं, तो ऐसे कॉपी में नहीं लिखा जाए, इसका याद रखें, प्लेन कॉपी में ही लिखना होता है और ऐसे स्केल से लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑलरेडी कॉपी ऐसी आती है, आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं उसको, तो क्योंकि उसमें एक काफ़ी मोटी इंक के साथ ही उसमें ऐसे 2 पार्ट्स बने होते हैं, तो वो सही रहता है एक तरीके से, आपको सीधा आंसर लिखना होता है। क्योंकि आपका स्केल से लाइन खींचने में टाइम जाता है और वहाँ इतना टाइम मिलता नहीं है। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर में, 9 से 12 पहला पेपर और 2 से 5 दूसरा पेपर, इस तरीके का होता है, बीच में आपको 1 घंटे का गैप मिलता है। तो इस चीज़ को आप याद रखें, 2 घंटे का। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको चेक करेंगे। 1857 विद्रोह, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति। अब यहाँ पर उन्होंने वर्ड मिस्टेक कर दिए। 1857 का, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है यहाँ। 1857 के बाद यहाँ लिखना था 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की, भारतीयों के संगठित प्रतिरोध की। यहाँ भारतीयों जरूर लिखना है, यानी किसके संगठित प्रतिरोध की, तो भारतीयों के संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति था। अब चूंकि इसे पॉइंटर फॉर्म में नहीं लिखना है, यहाँ पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है 2 से 3 लाइन में, इसलिए आपको पूरा सेंटेंस लिखना होगा। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है, वरना नंबर कटेंगे ही कटेंगे। और ये जो लिखा हुआ है सेंटेंस, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो वर्ड्स लिखने के बाद आप ऊपर इसमें लाइन खींचेंगे, हिंदी मीडियम वाले। इंग्लिश में होता है ऊपर कुछ नहीं खींचना होता है, हिंदी मीडियम में आपको वर्ड लिखने के बाद लाइन खींचनी होती है, वरना ये अधूरा वर्ड होता है, इसे भी हिंदी में व्याकरणीय अशुद्धि बोला जाता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और ये यहाँ से स्टार्ट करना था। वीडी सावरकर, एरो नहीं लगाया जाता इंट्रो में, वीडी सावरकर डैश लगा के या कॉमा लगा के आप ऐसे इसके एक्सक्लेमेटरी में लिख सकते हैं। एक पूरा ये कोटेशंस टाइप का बन जाए, कोटेशंस के आगे जैसे जो मार्क लगाए जाते हैं, इसको आप लिख दीजिए इस तरीके से। तो अंदर जो लिखा जाता है वो भी पूरा सेंटेंस लिखा जाता है, जैसे कि वीडी सावरकर ने कहा कि यह पूर्णतः पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, या वीडी सावरकर ने इसे पूर्णतः पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। क्योंकि ये एरो लगाने लायक सेंटेंस नहीं था, क्योंकि यहाँ से अलग है और पीछे से अलग है इस चीज़ का, इसलिए इसको या तो आप वीडी सावरकर के बाद डैश लगा के इस तरीके के फॉर्मेट में लिखें कि यह एक पूर्णतः स्वतंत्रता संग्राम है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो लगेगा कि वीडी सावरकर के बारे में कहा गया है, या फिर इसे पूरा सेंटेंस बनाकर लिखें। ठीक है। अब यहाँ से आपका बॉडी पार्ट शुरू होता है, वैचारिक आयाम, तो उसके लिए ऐसी आपको लाइन खींचनी होगी, प्रॉपर लिखना होगा, जिससे कि एग्जामिनर को पता लगे कि यहाँ से आपका मेन बॉडी पार्ट शुरू हो गया है। ठीक है। अब आयाम पूछा गया है, यहाँ आयाम लिखा और यहाँ कारण लिख दिए, तो ये गलत हो जाता है, इसको गलती माना जाएगा। यदि आपको कंटेंट नहीं पता है तो भी आप यहाँ से कारण हटा के इसकी जगह आयाम लिख दीजिए, तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, उसे लगेगा कि छात्र ने, एस्पिरेंट ने आयामों के बारे में नीचे विवरण दिया है। ठीक है। और यहाँ आगे हेडिंग लगा देना, जैसे ABCD, इस तरीके से आगे लिखना है। और आर्थिक आयाम है तो ऐसे नीचे लाइन बना के और ऐसे करके। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सिविल सर्विस की डिमांड ये रहती है कि आपको पॉइंटर फॉर्म में लिखना होता है, ऐसे ऐसे पॉइंटर फॉर्म में एक एक करके, जैसे ये है, इस तरीके से पॉइंटर फॉर्म में लिखना होता है। या फिर केवल एक आयाम लिखना है, तो यहाँ पर आप सब टॉपिक लिखें, आपका सब टॉपिक का पॉइंट नंबर 1, और उसके बाद ऐसी लाइनें आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप इसे माइंड मैप जैसा बना के भी लिख सकते हैं, ऐसा रहता है। तो उसमें आप छोटे छोटे पॉइंट्स अपने लिख सकते हैं इस तरीके से। कई लोग ऐसे गोले ही बना देते हैं, यहाँ पर आप सीधे इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर्मेट बना के सीधे सीधे पॉइंट में। कई लोग ऐसे टिक लगा के भी लिखते हैं, जैसे कि मैं इस तरीके से ही लिखता हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये भी बढ़िया रहता है। तो ये पॉइंटर फॉर्म में ही सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, इस तरीके से पैराग्राफ फॉर्म में ये बहुत ही पुराना तरीका हो गया। इस तरीके में थोड़ा बोरिंग लगता है और लिखना भी ज़्यादा पड़ता है। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर ध्यान रखें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, वरना नंबर कटेंगे। राइटिंग थोड़ी बहुत एडजस्ट हो जाती है। अब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर इसे फुल फॉर्म लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उद्योग धंधे को नष्ट कर दिया, उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। अब यहाँ से देखिए नया पॉइंट शुरू हो गया ये, लेकिन इसे इस तरीके से लाइन में लिखा गया है जो कि सही नहीं माना जाएगा।
इसे नए पॉइंट में लिखना तो ज़्यादा सही रहता है। तथा श्रमिकों को अधिक श्रम पर कम पारिश्रमिक। अब या तो यदि इसको इस तरीके से लिखना है तो आगे लिखना था श्रमिकों को अधिक श्रम पर अधिक श्रम पर कम पारिश्रमिक दिया, तो ये पूरा माना जाता है। लेकिन चूंकि ये अधूरा लिखा है तो इसे पॉइंटर फॉर्म का ही माना जाएगा और उसे अलग पॉइंट में लिखना ही सही रहेगा। ठीक है। ब्रिटिश ने भारतीय व्यापार व व्यापारी वर्ग यहाँ मिस्टेक है, व्यापारी लिखना था आगे, व्यापारी वर्ग पूरा, व्यापारी वर्ग को जानबूझकर बर्बाद किया। कॉमा लगा लगा के जो पॉइंट लिखे हैं वो पॉइंटर फॉर्म के ही पॉइंट हैं, लेकिन पैराग्राफ में लिख दिए गए हैं तो फॉर्मेट ये थोड़ा गलत हो गया। पॉइंटर फॉर्म के ही लिखना था तो ज़्यादा सही रहता है इसको। ठीक है। व्यापारी वर्ग को जानबूझकर बर्बाद किया। भारत में बनी चीज़ों पर उच्च करारोपण किया, ये एक अलग पॉइंट था। ब्रिटेन में बनी वस्तुओं पर निम्न कर लगाकर भारत में आयात को प्रोत्साहित किया और 18वीं 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन एवं यूरोप में भारतीय वस्तुओं पर अधिक कर से भारतीय निर्यात समाप्त हो गया। यहाँ थोड़ा सा आगे लिखना था कि भारतीय वस्तुओं पर करारोपण, अत्यधिक करारोपण से भारतीय निर्यात समाप्त हो गया। तो इस तरीके से ये सही पॉइंट माना जाता है। कंटेंट इन्होंने अच्छा लिखने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि प्रेजेंटेशन गलत है, फॉर्मेट थोड़ा गलत चुना है, इसलिए इसमें नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट समझ में नहीं आ रही हैं और बीच बीच में शब्द भी गायब हैं, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ ऊपर आगे बताया, जैसे यहाँ व्यापारी गायब है, यहाँ पर आपका भारतीय वस्तुओं पर कर से इस तरीके से कर वृद्धि लिख सकते थे, भारतीय वस्तुओं पर करों में वृद्धि इस तरीके से, तो ये पूरा और सही पॉइंट माना जाता है। अब यहाँ पर ये नया आयाम शुरू हुआ है तो इसकी प्रॉपर हेडिंग डालनी थी, तब ये जाके सही माना जाता है आपका राजनीतिक आयाम। ठीक है, कारण नहीं है, याद रखना, जो पूछा गया है ऊपर वही नीचे लिखना है, अलग से कुछ नहीं लिखना है। अब यह कि ईआईसी की प्रभावी नियंत्रण सहायक संधि व्यपगत के सिद्धांत ने विप्लव को बढ़ावा 1857 के विप्लव को बढ़ावा दिया। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अमान्य घोषित कर रियासतों को कंपनी के शासनाधिकार में ले लिया। ठीक है, यहाँ देखिए लाइन ऊपर खींचनी है हर चीज़ में, क्योंकि हिंदी है ये, इसी को याद रखिए। ये जो पॉइंट्स है ना, ये इस फॉर्मेट में आसानी से आ सकते हैं, बढ़िया रहेगा। अब ये नया आयाम यहाँ शुरू हो गया, प्रशासनिक कारण नहीं लिखना है, इस चीज़ को याद रखें, नीचे प्रॉपर लाइन खींचें। कंपनी प्रशासन में पुलिस निम्नतकारी एवं अधीनस्थ अदालतों में व्याप्त भ्रष्टाचार असंतोष का मुख्य कारण था। हाँ, ये सही, ये सब पॉइंटर फॉर्म में लिखे, कंटेंट इनका सही है, बस इन्हें फॉर्मेट सही करने की ज़रूरत है और व्याकरणीय अशुद्धि नहीं करनी है, तो इनके नंबर अच्छे हो जाएंगे। और आंसर देख के लग रहा है कि पहले इन्होंने आंसर शायद कम लिखे हैं, इसलिए गलतियों पर ध्यान नहीं दिया है, तो धीमे धीमे अगर ये लगातार लिखते रहेंगे तो ये गलती सुधर जाएगी। क्योंकि इन्होंने नाम बताने को मना किया, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, सीधा कॉपी चेक कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये नया पॉइंट, इतिहासकारों का मानना है कि भारत में आज भी भ्रष्टाचार कंपनी शासन की देन है, यानी वर्तमान में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो कंपनी शासन की ही देन है, उसकी देखा देखी लोग वही तरीके अपना रहे हैं, तो इसे भी नए पॉइंट में लिख सकते थे। अब ये नया आयाम सामाजिक धार्मिक, अंग्रेजों ने भारतीय, यहाँ दोबारा से आपको नया पॉइंट बनाना था। अंग्रेजों ने भारतीयों पर धार्मिक कुठाराघात भी किया। जो ईसाई धर्म को अपनाता था उसकी पदोन्नति होती थी, एवं जो भारतीय धर्म का अनुपालन को हर प्रकार से अपमानित किया गया। सही पॉइंट थे, बस पॉइंटर फॉर्म में फॉर्मेट में लिखने थे, तो इसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा दिखता है इस तरीके से बाकायदा, जैसे कि यहाँ पर आपकी पूरी हेडिंग होती है, यहाँ प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद यहाँ पर पूरी आपकी हेडिंग होती है, फिर आपका पॉइंट्स होते, तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेट होता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, राइटिंग भी इसमें सुधर जाती है। आखिरी इन्होंने जो दिया है आयाम, ये है सिपाहियों में असंतोष, यानी भारतीय सिपाही अपने साथ होने वाले भेदभाव, कम वेतन से असंतुष्ट थे। असंतुष्ट जो ये वर्ड है ये अधूरा नहीं लिखा जाता है, इसको पूरा लिखना होता है, आधा अधूरा नहीं होता, ये एक ही बार में, या तो इसको पूरा यहाँ लिख दो या फिर इसको पूरा यहाँ लिख दो, लाइन से बाहर कोई भी वर्ड नहीं जाएगा, ना इधर ना इधर, जो लिखना है आपको बीच में ही लिखना है, इसलिए इस तरीके की गलती नहीं करनी है। ठीक है। और एनफील्ड बंदूकों के बारे में फैली अफवाह ने इसको और बढ़ा दिया। अफवाह नहीं, एक्चुअली वो सत्य घटना थी, तो उसके बारे में लोगों को पता चल गया था, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी एक था, जैसे कि उच्च करारोपण, करारोपण पूरा एक शब्द है, इसको पूरा या तो इसको यहाँ लिखो या फिर इसको पूरा यहाँ लिखो, आधा आधा डैश लगा के नहीं लिखना है।
इस चीज़ को याद रखना है। अब बात है कंक्लूजन की, तो जो इन्होंने यहाँ लिखा है एनफील्ड बंदूकों में लगी सूअरों का की चर्बी, ये इसके आगे की घटना ही इन्होंने बता दी जो कि कंक्लूजन के शेप फॉर्मेट में दिखाई गई है, जो कि गलत है। कंक्लूजन ऐसा नहीं लिखा जाता है। कंक्लूजन में आपने जो पूरा आंसर लिखा है उसका एक तरीके से सार यानी निष्कर्ष लिखा जाता है। दूसरी बात, क्योंकि ये वैचारिक आयाम है, इसलिए यदि इसमें आप विचारक जिन्होंने 1857 रिवॉल्ट के ऊपर अपने अपने कोट्स दिए हैं, अपने अपने थॉट बताए हैं, उन थॉट्स को यदि आप इन आयामों के साथ इंक्लूड कर दें तो ज़्यादा आपका आंसर बेहतर बनेगा। तो उनको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, उन आयामों को आप अपने नोट्स में लिख लें, उन कोट्स को, कोटेशंस को, और उसे रिवीजन करें बार बार। तो ज़्यादा नहीं तो 3-4 यदि आपको याद आ भी रहे हैं तो उनको आप लिख सकते हैं बीच बीच में, और बाकी आप रीजंस तो इसमें आने ही हैं। तो इस तरीके का ये आंसर था। वैचारिक व्यायाम थोड़ा डीप होता है, क्योंकि अगर सीधा सीधा रीज़न पूछा होता तो इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट इन्होंने दिया है, तो रीजंस के लिए ये अच्छा कंटेंट है। क्योंकि वैचारिक आयाम पूछा गया है तो इसमें वैचारकों की थोड़ी सी कमी है, तो आंसर थोड़ा सा फीका हो जाता है। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग है आंसर राइटिंग की, तो इतना चलता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। कंक्लूजन ऐसा नहीं लिखना था, कंक्लूजन ये लिखना था कि उपरोक्त वर्णन से सिद्ध होता है कि विभिन्न विचारकों ने अपने अपने विचारधारा के आधार पर 1857 के विद्रोह के आयामों के बारे में बताया, और इससे सिद्ध होता है कि विभिन्न कारणों के आधार पर 1857 के विद्रोह की चिंगारी उठी, और इस कारण अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ, और इसके लिए अनेक प्रकार के कारण उत्तरदायी थे। इस तरीके से मतलब लिख सकते हैं आप। अब क्योंकि यहाँ पर मैं भी काफ़ी समय बाद बता रहा हूँ तो थोड़ा वैसा है ओरली बताना। अगर मैंने आंसर लिखा होता तो स्पष्ट मैं इसमें कंक्लूजन को 2 से 3 लाइनों में ख़त्म कर देता। यानी कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइनों में ही करना है, और मेन बॉडी पार्ट आपको थोड़ा ज़्यादा वर्ड्स में लिखना है। शब्द सीमा का ध्यान रखना है क्योंकि समय कम रहता है, लगातार लिखना होता है। ठीक है, 3 घंटे ही मिलते हैं, 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो इसलिए आप उसको याद रखें। कंक्लूजन इतना बड़ा नहीं लिखना होता है, ये बड़ा कंक्लूजन है, आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा इतने में आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 से 3 लाइनों में। ज़्यादा 4 लाइन बस, इससे ज़्यादा नहीं लिखना होता, 3 लाइन पर्याप्त होता है। कंक्लूजन भी इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है, ऐसे इन्होंने लिखा पैराग्राफ में, यही सही था, लेकिन अगला कारण नहीं दिया जाता है, इसमें निष्कर्ष ही लिखा जाता है। इस चीज़ को याद रखें, और निष्कर्ष लिखा जाएगा पॉइंट्स के हिसाब से, जैसा कि यहाँ इन्होंने दिया है, ये दिया ना, आयाम को रेखांकित, तो उस कंक्लूजन में दोनों चीज़ें आपको शो होनी चाहिए, आयाम भी और रेखांकित, ये वर्ड उसमें दिखना चाहिए। तो थोड़ा सा